और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस दौरान सीएम ने कन्याओं के पांव पखारे और तिलक भी लगाया। सभी कन्याओं को चुनरी उड़ाई गई और भोजन कराया गया। तो मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयदशमी का त्योहार सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक है। सत्य के मार्ग पर चलने और न्याय का मार्गदर्शन करने वालों की हमेशा विजय होती है, जीत होती है। तो ये 4 तस्वीरें हैं कन्या पूजन की, अलग अलग तस्वीरें जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। विजयदशमी उन्होंने कहा सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक है। राम राज्य में जाति और मजहब की कोई जगह नहीं है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। तो सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री मोदी की नीति है और इसी पे आगे बढ़ा जा रहा है। तो गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। नौ कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति भारत की क्या सनातन आस्था रही है, उसका प्रतीक है कुमारी कन्याओं के पूजन का यह कार्यक्रम। इस पूजन के तत्काल बाद विजयादशमी की शुभ तिथि प्रशस्त हो रही है और इस अवसर पर हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम आज अभी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर नौ दुर्गा स्वरूप भी अपनी सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूं। उनके पूजन का एक कार्यक्रम सम्मान यहाँ पे अभी संपन्न हुआ है। ये बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति भारत के सनातन आस्था को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलने, न्याय के मार्ग का अनुसरण करने और धर्म के पथ पर चलने वाले की सदैव विजय होती है, इस बात की प्रेरणा देता है। कहते हैं आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके त्रेता युग में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए राम राज्य की स्थापना की थी। राम राज्य की उस अवधारणा को, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव न हो, जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सर्वे संतो निरामया, सर्वे संतों की भावना के साथ सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। आज की भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया के भाव के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ कार्य कर रही है। शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व हम सबको इन सब कार्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए
एक नया उत्साह, एक नया उमंग प्रदान कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सबसे यही अपील करता हूं कि पर्व और त्यौहार उत्साह और उमंग का एक अवसर होता है, लेकिन जोश में होश खोने की आवश्यकता नहीं। हमें कोविड-19 के जो गाइडलाइन और प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका पालन करते हुए ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है, नियंत्रित हुई है और मामले काफ़ी कम हुए हैं। लेकिन यह वह समय है जब हमें सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी और उस सावधानी की दिशा से हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल और उसकी गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए विजयादशमी के आयोजन को उल्लास के साथ, उमंग के साथ, जोश और होश के साथ मनाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूँ। और यूपी में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 27,317 हो गई है। वहीं सरकार कोरोना को लेकर सभी से सावधान रहने की अपील कर रही है। इसको लेकर एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने और एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण घट रहा है, लेकिन यही समय है विशेष सावधानी बरतने का और विशेषकर त्यौहार के इस मौसम में सर्वप्रथम प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के सभी नागरिकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज सभी प्रदेश के नागरिकों को शुभकामनाएं प्रसारित की हैं। कोरोना के कारण आपके जो त्यौहार हैं उनमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में कम जाएं, मास्क का उपयोग करें, जैसे आपको बताया गया है, निरंतर अपने हाथ धोते रहें। कोरोना का संक्रमण कम होने से प्रदेश में जो हॉटस्पॉट्स हैं वो भी घट रहे हैं लगातार। अब 10,631 हॉटस्पॉट रह गए हैं। कंटेनमेंट एरियाज़ भी घट रहे हैं, लगभग 10,650 कंटेनमेंट एरियाज़ रह गए हैं। विशेष स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों के क्रम में आपको जैसा बताया गया है कि टेस्ट की संख्या घटाई नहीं जा रही है, उतनी रखी जा रही, बल्कि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारे अधिक से अधिक नागरिकों का कोविड टेस्ट हो जाए। इस समय प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां प्रदेश में बदस्तूर चालू रहें, उसके लिए बैंकों की सहायता से एमएसएमई इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत विद्यमान इकाइयां हैं, लगभग 35,000 इकाइयों को 10,750 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। नई इकाइयां स्थापित करने में अधिक प्रयास किया जा रहा है ताकि नई इकाइयां स्थापित करके इनके माध्यम से न केवल आर्थिक गतिविधि बढ़े बल्कि इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी पैदा हों। पिछले 2 दिन में लगभग 4,000 नई इकाइयों को 100 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान में अभी तक 5,80,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,523 करोड़ के ऋण वितरण हो चुके हैं। केवल मात्र इन्हीं इकाइयों से लगभग 25 लाख रोजगार के सीधे डायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। जो अप्रत्यक्ष रोजगार हैं वो उससे भी अधिक इसके अवसर पैदा हुए हैं। किसानों के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है और अभी तक लगभग 26 लाख टन धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 8 गुना अधिक है, जो इतने समय में इसी समय खरीदा गया था। और ये प्रयास किया जा रहा है किसानों का 72 घंटे के अंतर्गत उनको उनके खाते में धनराशि स्थानांतरित कर दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय स्वयं रुचि ले रहे हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई है कि ये प्रत्येक जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले
इस काम में यदि कहीं पर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी कोताही बरत रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं या उनकी मिलीभगत है किसी स्तर पर, तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने के उनके निर्देश भी हैं। इस क्रम में लगभग 12 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं धान क्रय प्रभारियों के खिलाफ और 3 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। लगातार इस पे नज़र रखी जा रही है। जहां कहीं भी इस प्रकार का प्रकरण सामने आता है, सरकार उसमें तत्काल कार्रवाई करती है और ये सुनिश्चित करा रही है कि किसानों को धान क्रय में न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य प्रदान किया जाए। वर्तमान में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी की प्रदर्शनी एक लगाई गई है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2052 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2368 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट करके 27,317 रह गई है और जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या बढ़कर के अब 4,36,071 हो गई है। इस प्रकार प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब 92.72% हो गया है, 92.72%। संक्रमण से कुल 6,882 लोगों की मृत्यु हुई है और जो केस फैटेलिटी रेट है वो इस समय प्रदेश का 1.46% है, जो कि जो राष्ट्रीय केस फैटेलिटी रेट है उससे कम है। कल प्रदेश में 1,17,431 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 1,40,25,713 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल सैंपल के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 6,289 पूल लगाए गए थे। जो हमारे एक्टिव केसेस इस समय 27,317 हैं, ये जो हमारा पीक था आप जानते हैं कि उससे अब ये लगभग 41,000 केस कम हो गया है। ये पिछले 38 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि केसों में गिरावट आ रही है। केस की संख्या में जो एक्टिव केस हैं उनमें लगातार गिरावट आई है। पिछले 6 सप्ताह से हम लगातार ये फिनोमेना देख रहे हैं, लेकिन अब इसे और नीचे के स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक होगा कि हम और ज़्यादा सावधानी बरतें, संक्रमण को और नियंत्रित करना होगा और लोगों को और सावधान रहना होगा। 27,317 एक्टिव इन्फेक्शन के केस में से 12,229 मरीज इस समय होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर रहे हैं, अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और 1,373 लोग इस समय निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के समस्त मरीज सरकारी L1, L2, L3 की जो व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालय हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें रह कर के अपना इलाज करवा रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक 2,64,352 लोग होम आइसोलेशन के विकल्प का लाभ उठा चुके हैं, उसका उपयोग कर चुके हैं और उनमें से 2,52,123 अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। कल प्रदेश में 2,576 लोगों ने संजीवनी पोर्टल का और बैठे चिकित्सकों की की। अब तक 1,62,992 लोग इस संजीवनी के पोर्टल से चिकित्सा प्राप्त कर चुके हैं। और बरेली के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने आज ईएसआईसी के 100 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के साथ बीजेपी नेता समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। यह अस्पताल 90 करोड़ की लागत से आईटीआर की फैक्ट्री की जमीन पर 15 महीने में बनकर तैयार होगा, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।
सीबीगंज क्षेत्र और चाहे बरेली, यहाँ पर लंबे समय से अच्छे अस्पताल की मांग भी रही है और मजदूरों की चिंताओं को एक सही ढंग से हल करने की बात भी रही है। अब यहाँ पर शुरुआत हुई है 100 बेडेड हॉस्पिटल पूरी आधुनिकतम सुविधाओं के साथ यहाँ पर बनेगा और एक समय सीमा के अंदर मेरा मानना है कि एक 1.25 साल में एक काम पूरा हो जाएगा। 15 महीने में अभी हमको बताया गया है ये काम हो जाएगा। तो खाली ये इस क्षेत्र में अस्पताल ही नहीं बाकी अन्य सारे कामों के लिए हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से चर्चा हुई है कि हमारे इस औद्योगिक क्षेत्र की पहचान और किस ढंग से यहाँ पर नए उद्योग को दिशा देने के लिए आगे बढ़ाने का काम कर सके उसके हिसाब का क्या काम खासियत होगी। और उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं ग्राम्य विकास मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने एक कपड़ा शोरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान उनसे बिहार की तर्ज पर यूपी में भी फ्री कोरोना वैक्सीन का सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सरकार कोरोना को रोकने के लिए अनेक प्रकार के अभियान चला रही है। उसी प्रकार पार्टी ने मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का घोषणा पत्र जारी किया है। आनंद स्वरूप ने आगे यह भी कहा कि यूपी के चुनाव में भी फ्री में वैक्सीन देने की बात आएगी। सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अनेक प्रकार के जो भी अभियान चला रही हैं, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो घोषणा किया, कोरोना को राहत को लेकर के माह में 2 बार राशन दिया जा रहा है, 1 बार निःशुल्क दिया जा रहा है। ये सभी उसी क्रम में है, चूँकि वहाँ पर चुनाव है और चुनाव में हर एक पार्टियों को अपना घोषणा पत्र जारी करना होता है, तो पार्टी ने वहाँ जारी किया है। तो क्या यूपी में भी आएगा ये बातें आएंगी? बिल्कुल, सरकार अभी कोरोना का जो भी इलाज उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो सब निःशुल्क ही चल रहा है और आगे जो भी व्यवस्थाएं सरकार को करनी होगी निश्चित रूप से जनता के उपयोग के लिए, जनता के लिए जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं बेहतर करने का प्रयास सरकार कर रही है। और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आज बुलंदशहर वो पहुंचे, जहां उन्होंने नुमाइश मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे झूठी पार्टी करार दिया और बीजेपी को संविधान समाप्त करने वाली पार्टी बताया। आजाद ने अपने संबोधन में कहा कि सत्ता परिवर्तन के लिए अनुसूचित समाज और मुस्लिम समाज को मिलकर संघर्ष करना होगा। दरअसल एएसपी ने बुलंदशहर सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए यामीन को उम्मीदवार बनाया है, जिनके समर्थन में आज चंद्रशेखर यहां पहुंचे। यहां कोरोना काल में भी जातिगत अत्याचार लगातार चले हुए, पूरे प्रदेश में बहनों के साथ बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं, सरकार चुप्पी थाम के बैठी रहती है। कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है। सारे किसान जो हैं वो चिल्लाते रहे कि हमें किसान विरोधी अध्यादेश नहीं चाहिए, बिल नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मार्शल खड़े करके वो बिल लागू करा दिया। ये सरकार जो तमाम वर्गों के विरोधी है और अपने आप को अगर बचाना चाहती है तो राष्ट्रवाद की बात करती है, ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं आपका ध्यान हाथरस लेके जाना चाहता हूं। हाथरस की बहन का के साथ जो जाती वो भूले तो नहीं हो आप लोग? जिस तरह से सरकार के इशारे पे पहले बहन को न्याय नहीं मिला, उसका इलाज नहीं हुआ, फिर उसकी जान चली गई, जिस तरह से कचरे की तरफ को सब चला गया, इस जलाने वाली सरकार को भूल जाओगे आप लोग? देखिए, चीजें बहुत साफ है। परसों मेरी परिवार से बात हुई थी। उस परिवार ने, जो मेरा परिवार है, मुझ पर भरोसा दिखा और कहा कि हम अपने बेटे के साथ जाना चाहते हैं। उनकी सुरक्षा और उनके बेटे के रिश्ते के बीच में सरकार खड़ी है, जो नहीं चाहती कि पीड़ित परिवार वहां से जाए। परसों मेरी बात हुई, परिवार ने मुझे बताया कि भैया एक एसडीएम महोदया है, वो आती है, वो कहते हैं न्याय चाहिए। सुनिए गौर से, अगर न्याय चाहिए तो सरकार ने 25 लाख रुपए की मदद की है, वो वापस कर दो। और ये बात वो 2 बार बोल चुकी है जाके वहां। ऐसी निकम्मी, झूठी,
जातिवादी मानसिकता रखने वाली, एक जाति को बढ़ावा देने वाली सरकार को लोकतांत्रिक सरकार बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहा है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन के बाद बीजेपी नेता अनुज सिंह ने रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग कर अपना वीडियो फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, जिसे लोगों ने तेजी से वायरल कर दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने की खबर पुलिस को लगी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अयोध्या में रामलीला के आखिरी दिन रावण का वध होते ही लक्ष्मण घाट मैदान में लगाए 55 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। इस रावण दहन को अच्छाई पर बुराई की जीत से जाना जाता है। दरअसल इस साल कोरोना के चलते रामलीला में बड़ी सावधानी बरती गई थी और लोगों ने नियमों करने की अपील की थी। और यूपी के बस्ती में कोरोना के चलते दशहरे पर रावण दहन नहीं हो पाया और ना ही ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया, जिससे सदियों पुरानी परंपरा पर इस साल ब्रेक लग गया। रावण दहन ना होने से लोगों में मायूसी भी देखी गई। आज ही के दिन नवरात्रि के 10वें दिन रावण का दहन किया जाता था और इस समय लॉकडाउन में कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अनलॉक भी चल रहा है। लेकिन बस्ती ज़िले में जो दशहरा के दिन रावण जलाने की प्रक्रिया होती थी, इस समय वो प्रक्रिया नहीं हुई है और रावण को लोग अपने घर में रहकर वहीं से ही मन से निकाल कर उनको जलाए हैं। हम बात करते हैं कि बस्ती ज़िले में जिस तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता था, पूरा भव्य आयोजन किया जाता था, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से बस्ती ज़िले में दुर्गा पूजा जो वो उस तरीके से नहीं बैठ पाया और छोटी छोटी जो मूर्तियां कहीं पे स्थापित की गई थी। और आज के दिन ही बस्ती ज़िले में ज्योति यात्रा भी, भव्य ज्योति यात्रा निकाली जाती है, लेकिन वो भी ज्योति यात्रा नहीं निकाली गई। लोगों से हम बात करेंगे किस तरीके से बस्ती ज़िले में जो रावण दहन की प्रक्रिया होती थी वो नहीं हुई। क्या इस समय किस तरीके से आप रावण दहन किया आपने? नहीं, हम लोग अपने मन में ही, घर में ही बैठ के अपने मन में ही रावण दहन किया, क्योंकि यहाँ पे दशहरे में काफ़ी भव्य तरीके से ज्योति यात्रा मनाई जाती थी और दुर्गा पूजा भी काफ़ी भव्य तरीके से होता था। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इस बार ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ के लोग काफ़ी सपोर्ट किए हैं। ये थे बस्ती के जो लोग, उनसे हमने जाना कि कोरोना काल में जो रावण दहन की प्रक्रिया होती कि रावण दशहरा मनाया जाता, रावण को दहन कर दशहरा मनाया जाता था, लेकिन ये कोरोना काल को देखते हुए लोगों ने रावण का दहन नहीं किया और अपने घर में ही रहकर कोरोना का पालन करते हुए अपने मन से ही रावण को जलाया है। बस्ती से कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ प्राइम न्यूज़, विवेक गुप्ता, बस्ती। और शामली के कैराना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में गोली चलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहीं फायरिंग की इस वारदात में एक मासूम बच्ची घायल हुई है और पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। कई लोग इसमें घायल हुए दूसरे, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे यहां पे फायरिंग की। शामली की वारदात, जहां बच्चों का जो विवाद था वो इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। तो ये ऐसा कई बार देखा गया है जहां मामूली विवाद खेल खेल में ही जरा सी बात इतनी बढ़ जाती है कि गोलीबारी तक नौबत आ जाती है। दो पक्ष, यहां पे बच्चों के विवाद को लेकर ही दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें फायरिंग हुई
और एक पक्ष के कई लोगों को घायल हो गए, जिन्हें नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।